मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और एक दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो हमें जो ये दी गई हैं, इनको भर करके 6 फरवरी के बाद जमा करनी है, इसलिए इसके पहले हम सब इनको भर लेंगे। तो आज हम देखते हैं इसकी सामाजिक विज्ञान को। इसमें जो सामाजिक विज्ञान दी गई है, तो हम इसके सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनको हम समझेंगे और समझ करके भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम देखते हैं अध्याय 2। इसके पहले जो अध्याय 1 है, उसकी वीडियो भी मैंने बना करके डाल दी है। यदि आपने नहीं की है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए जो ये दिया गया है अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। जो नए राजा हुए हैं और उनके जो राज्य हुए थे, उनको उन्होंने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है। यहाँ देखिए नंबर 1 प्रश्न दिया गया है कि सती प्रथा, जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो जो 7वीं सदी थी, 7वीं सदी के आते, जैसे ये यहाँ 7वीं सदी के आते लिखा है, 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसका अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसको देखिए। तो यह है प्रश्न क्रमांक कि चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो इसमें है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में, जो 8वीं शताब्दी रही है उसके बिल्कुल मध्य में एक राष्ट्रीय कूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का घर नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे ज़्यादा जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व दोबारा प्राप्त कर लेगा। ये इसकी मान्यता थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था। तो इनके द्वारा यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन और योद्धाओं को लड़ने में इस्तेमाल होते थे, जिसने लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनाई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि कल्याण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो यह 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, जो प्रत्यक्षदर्शियों हैं उनके वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों होता रहा। तो इसका उत्तर है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। तो गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो जो चोल राजा थे उस समय जो स्थापत्य थे उनका हमें यहाँ पे विशेषता लिखना है कि चोल मूर्तियों की एक सामान्य विशेषता मंदिर की दीवारों की भित्तियों में देवी देवताओं की नक्काशीदार लघु चित्र हैं और चोल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों में भगवान शिव के चित्र अक्सर मिलते हैं। चोल जो कांस्य की प्लास्टिक कला है उनकी वास्तुकला की एक और विशिष्ट विशेषता रही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। उस समय कृषि जो थी किस प्रकार से होती थी और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था तो अभी शुरू हुई हैं। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकारों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखा में बढ़ती जाती है। यह शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक है आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो इस प्रकार से उस समय सिंचाई की व्यवस्था होती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने और जो कर वसूलते थे, कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे, कर वसूला जाता था पहले। नंबर 2, बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छे खासा नियंत्रण उन्होंने हासिल की थी। नंबर 3, इसमें देखिए उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मोबेदा बेलन करते थे। नंबर 3, राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान या अरइयर प्रधान, अरइयर मतलब प्रधान जैसी उपलब्धियां दी जाती थीं और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पशु पदों पर सौंपे जाते थे। ठीक, इस प्रकार से हमने ये जो 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों को समझ लिया है और इनको अच्छे से लिख लीजिए। तो मैंने बताया कि ये जो सामाजिक विज्ञान है और गणित है, ये मेंस का मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी वीडियो मैंने इस पर अपलोड की है मेंस का मेरिट परीक्षा से संबंधित। आप इसको जाकर के देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिए। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।